देखो इस के को डिस्कस करना था, जो फोर्स कांस्टेंट है के, इसका यूनिट की बात किया हम लोग। और के का वैल्यू दो बात पर डिपेंड करता है। एक तो वो दोनों चार्ज पार्टिकल किस मीडियम में रखा हुआ है, एयर में कि लिक्विड में कि कोई ऑयल में, उस बात पर। और दूसरा कि ये जो फोर्स के फॉर्मूला में चार्ज, डिस्टेंस एंड फोर्स, ये तीनों को किस यूनिट में पुट कर रहे हो, इस तीनों का वैल्यू एसआई यूनिट में कि सीजीएस यूनिट में, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ क्यू, आर एंड एफ, इस बात पर भी के का वैल्यू डिपेंड करता है। एक तो किस मीडियम में ये Q1 Q2 रखा हुआ है, दूसरा इस तीनों के वैल्यू का यूनिट पर, सीजीएस यूनिट में यूज कर रहे हो डिस्टेंस को, फोर्स को, चार्ज को, कि एसआई यूनिट में। अब देखिए कैसे कैसे डिपेंड करता है ये। सबसे पहले हम लोग मीडियम को फिक्स्ड करें। मान लो वो दोनों चार्ज पार्टिकल एयर मीडियम में है या वैक्यूम में। वैक्यूम को फ्री स्पेस भी बोलेंगे, यानी ऐसा रीजन जहां पर कुछ नहीं हो, कोई पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल नहीं हो, उसको फ्री स्पेस या वैक्यूम बोलते हैं। तो पहला केस कि इफ मीडियम बिटवीन, या इफ Q1 एंड Q2 आर embedded in air और वैक्यूम, यदि ये दोनों चार्ज एयर मीडियम में हो या वैक्यूम में हो, एंड फोर्स का वैल्यू न्यूटन में यूज करोगे, डिस्टेंस का वैल्यू मीटर में यूज करोगे, ये न्यूटन, और चार्ज का वैल्यू कूलम्ब में यूज करना। तो ये दो केस एक साथ है। यदि दोनों चार्ज पार्टिकल एयर और वैक्यूम में है और इस तीनों का वैल्यू को एसआई यूनिट में ले रहे हो, ये तीनों हुआ एसआई यूनिट। फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मीटर में, चार्ज को कूलम्ब में, इन एसआई। देन के का वैल्यू आप लेना 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इस सिंबल को इप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन इप्सिलॉन नॉट। इस सिंबल को और डीपली पढ़ेंगे हम लोग, अभी के का वैल्यू के बारे में फोकस किया जाए। ये इप्सिलॉन नॉट क्या है, इस पर आ रहे हैं, इस के का वैल्यू को डिस्कस करने के बाद। बस अभी ये रखना, के का ये वैल्यू यूज करना। और इस पूरे का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और के का यूनिट की बात किया था हम लोग पिछले क्लास में, यह था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के का यह वैल्यू लेने के पीछे ये रिस्ट्रिक्शन कि वो दोनों चार्ज एयर और वैक्यूम में हो और इस तीनों का वैल्यू एसआई यूनिट में हो। तो बताओ, ये हुआ के का वैल्यू। और यदि ये चार्ज कोई दूसरा मीडियम में एम्बेडेड है, इफ Q1 and Q2 are embedded in other medium, तब आप के का वैल्यू यूज करना कितना, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के साथ एगो और सिंबल आ जाएगा इप्सिलॉन आर। अब इसका वैल्यू नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि देखो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का तो पता है इतना, लेकिन ये इप्सिलॉन आर का वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करता है। अलग अलग मीडियम के लिए इस सिंबल का वैल्यू अलग अलग होता है। अभी तो बस प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, इप्सिलॉन आर, इप्सिलॉन नॉट। क्या है ये इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन आर, इस बात को पर्सनली हम लोग अभी इस टॉपिक के बाद आते हैं। तो के का वैल्यू इतना लेना जब मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम हो, और इसका क्या वैल्यू होगा इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हो, वो मीडियम पर डिपेंड करता है। ये जो इप्सिलॉन आर है, ये इसका वैल्यू फॉर डिफरेंट मीडियम डिफरेंट होता है।
has different value for different medium. आप खाली इप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 याद रखना, किसके लिए? एयर और वैक्यूम के लिए। एयर और वैक्यूम के लिए इप्सिलॉन आर का वैल्यू 1। देखो ना, यहां पर 1 डालोगे इप्सिलॉन आर की जगह, तब ना ये इतना के बराबर आएगा, एयर और वैक्यूम वाला के का वैल्यू के बराबर। हाँ। एयर और वैक्यूम के केस में के का ये वैल्यू है, और कोई अदर मीडियम के केस में बोल रहे हैं ये वैल्यू, ये इसके बराबर कब हो पाएगा? जब इप्सिलॉन आर की जगह क्या डालोगे? 1 डालोगे। खाली एयर और वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू याद रखना है, अदर मीडियम के लिए याद नहीं रखना है। जो न्यूमेरिकल पूछेगा वहां पर उस मीडियम का ईआर का वैल्यू गिवन रहेगा आपको। अब खाली एयर और वैक्यूम का याद रखो। ये वैल्यू के का, लेकिन ये एसआई यूनिट के लिए, जब फोर्स, डिस्टेंस और चार्ज एसआई यूनिट में पुट किया जा रहा हो, तब ये के का ये दो वैल्यू। यदि इसका यूनिट चेंज कर दे, फोर्स, डिस्टेंस एंड चार्ज का वैल्यू को सीजीएस यूनिट में लेने चलेंगे, तो फिर के का क्या वैल्यू होता है? उतार लिया इसको? हाँ। इफ फोर्स का वैल्यू ले रहे हो डाइन में, ये सीजीएस वैल्यू होता है फोर्स का, डिस्टेंस का तो सेंटीमीटर, चार्ज का स्टैट कूलम, ईएसयू, ये सीजीएस यूनिट है तीनों का। तो इस केस में आप ये तीनों हो गया सीजीएस यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी। इस केस में ना के का वैल्यू डायरेक्ट 1 लोगे, देन के बराबर 1। अब मीडियम का ख्याल मत करना कि वो एयर में है कि पानी में है कि ऑयल में है, कोई भी मीडियम में हो के का वैल्यू 1 लेना। यदि इस तीनों का वैल्यू सीजीएस यूनिट में पुट कर, ये जरूरी नहीं पड़ेगा हम लोग को एसआई सिस्टम में काम करना है। के का ये जो पहले दो वैल्यू बताया था, हम लोग जो फोर्स के फॉर्मूला में डिस्टेंस का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू, ये सब जो सब्स्टिट्यूट करेंगे वो मीटर में, न्यूटन में, इस रूप में यूज करेंगे। कभी न्यूमेरिकल में सेंटीमीटर भी है तो मीटर में कन्वर्ट करके आप ऐसा यूनिट वाला फॉर्मूला यूज करना हमेशा। ये चलता है रशियन साइंटिस्ट सबका बुक सब में, इस यूनिट में भी वो लोग काम करता है, तो वो लोग के बराबर 1 यूज करेगा। तो अब देखो फोर्स का एक्सप्रेशन फाइनली क्या हुआ। जो कूलम्स लॉ का में जो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सप्रेशन कर रहे थे, जिसमें के आया था, एफ फोर्स का जनरल फॉर्मूला आया था के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब के का वैल्यू डालो 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये तब ये वैल्यू, ये फॉर्मूला फोर्स का, जब ये दोनों चार्ज पार्टिकल एयर में हो, एयर के केस में के का ये वैल्यू था, इसलिए ना आप फोर्स के ही नीचे ए लगा देना, ये मतलब फोर्स इन एयर, और के की जगह आप 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये कोई अदर मीडियम के केस में बस यही फोर्स का दो एक्सप्रेशन, दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसका ये एक्सप्रेशन। के का वैल्यू कब क्या यूज करना वो डिपेंड करता है मीडियम पर, दोनों चार्ज पार्टिकल किस मीडियम में है। तो ये दो फॉर्मूला के पीछे का रिस्ट्रिक्शन क्या? दिस टू फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट, यानी डिस्टेंस का वैल्यू मीटर में पुट करना है, चार्ज का वैल्यू कूलम में, फोर्स का वैल्यू न्यूटन में। सीजीएस यूनिट में बात होता तब तो के का वैल्यू 1 लेते, तब तो फोर्स का फॉर्मूला सिंपली इतना आता,
ये फॉर्मूला फोर्स का इन केस ऑफ सीजीएस यूनिट जो यूज करना नहीं हम लोग को। अब थोड़ा उस सिंबल को स्टडी करें, वो इप्सिलॉन नॉट और इप्सिलॉन आर, ये सब जो सिंबल यूज किया गया है के का वैल्यू, भाई ये क्या है, ये सब सिंबल उस पर थोड़ा उसको डिस्क्राइब किया जाए। ठीक है यहां तक? हाँ। चलो देखो, अब ये इप्सिलॉन नॉट सिंबल, इप्सिलॉन आर सिंबल, ये सब क्या चीज है? देखो इसका फिजिकल नेम है सिंबल का, इप्सिलॉन का। ये इप्सिलॉन नॉट का फिजिकल नेम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। और वो जो सिंबल एगो इप्सिलॉन आर देख रहे हो, इसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, एयर का नहीं, एयर वैक्यूम का नहीं, कोई अदर मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी इप्सिलॉन आर को। और एक और सिंबल होता है जो अभी तक नहीं आपको इसमें दिख रहा है, वो सिंबल है सिंपली इप्सिलॉन। न इसमें नॉट लगाना ना आर लगाना, इसको बोलते हैं हम लोग, इसका नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देखिए मीडियम का दो परमिटिविटी यहां डिफाइन हो रहा है, एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी मीडियम का और एक रिलेटिव परमिटिविटी। देखो यहाँ ये सिंबल हुआ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो मीडियम का दो परमिटिविटी की बात हो रहा है, जबकि एयर का ओनली एब्सोल्यूट परमिटिविटी का सिंबल यहां यूज कर रहे हैं, इसका रिलेटिव परमिटिविटी का सिंबल यूज नहीं कर रहे हैं। इसके लिए क्या है ये परमिटिविटी, फिर एब्सोल्यूट, रिलेटिव, ये सब क्या चीज है? पहले तो परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम क्या चीज होता है, फिर बात करेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या चीज होता है। नहीं, क्या है ये सिंबल, ये परमिटिविटी जो नाम दे रहे हो सिंबल का, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या, फिजिकली ये क्या कहना चाहता है ये सिंबल? तो देखो कोई भी मीडियम है, बहुत गर्मी लग रहा है, रुको पसीना। ना ऊपर वाला रूम है और धिपा हुआ रहता है, पूरा गर्मी। परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, देखो हर मीडियम का कोई भी एक मीडियम फिक्स करे, मान लो वाटर, तो वाटर का जो रोल इलेक्ट्रिसिटी में होता है, क्या वही रोल ऑप्टिक्स में भी होगा? क्या वही रोल मैग्नेटिज्म में भी होगा? नहीं, अलग अलग जगह अलग अलग उसका काम है वाटर का। वाटर का रोल ऑप्टिक्स में क्या होता है, लाइट चैप्टर में, ये लाइट 10th में थोड़ा बहुत देखे होंगे, कोई रे आता है वाटर सरफेस पर फॉल करता है तो उसका डायरेक्शन चेंज कर जाता है, बेंड कर जाता है, वो याद आ रहा है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन बोले थे ना? ठीक है, तो वाटर का रोल वहां क्या रहा, लाइट के वेलोसिटी को चेंज कर देना। अच्छा, यदि दो चार्ज पार्टिकल था एयर में, उसके बीच जो फोर्स लग रहा था पहले, अब उसके बीच वाटर रख दो
तो वहां पर फोर्स के वैल्यू को अफेक्ट कर देगा वाटर, नहीं? हाँ। क्या दोनों जगह सेम रोल रहा वाटर का, ऑप्टिक्स में और इलेक्ट्रिसिटी में? इलेक्ट्रिसिटी में फोर्स को अफेक्ट कर रहा है, ऑप्टिक्स में लाइट के वेलोसिटी को अफेक्ट कर रहा है वो, ना? मीडियम सेम मीडियम है लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग रोल है ना उस मीडियम का। तो उसके मतलब जो प्रॉपर्टी वाटर का लाइट के वेलोसिटी को अफेक्ट किया, वाटर के उस प्रॉपर्टी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोलते हैं। और वाटर का जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फोर्स को अफेक्ट किया, उसको परमिटिविटी ऑफ वाटर बोलना। ये परमिटिविटी मीडियम का प्रॉपर्टी का नाम है। कौन प्रॉपर्टी का? इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का। वो मीडियम इलेक्ट्रिसिटी में क्या इफेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स को अफेक्ट कर रहा है मीडियम। अब जैसे मान लो हम यहाँ पर अभी क्लास ले रहे हैं, तो आप इस रोल के अकॉर्डिंग मेरे इस गुण प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मेरा नाम आप टीचर रखिएगा। अब कहीं बस चला रहे हैं मान लो, तो उस हम खुद बस चला रहे हैं, तो उस गुण प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ड्राइवर बोलोगे आप। सेम मीडियम अलग अलग जगह अलग अलग रोल है, उसके अकॉर्डिंग नाम देते हो। कभी वाटर को ऑप्टिक्स में यूज करने जाते हैं तो वाटर का वह प्रॉपर्टी जो लाइट को के कोई चीज को अफेक्ट करेगा, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का जो गुण प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फोर्स को अफेक्ट किया, उसको परमिटिविटी। परमिटिविटी इज द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम। एगो और बात करेंगे बाद में, परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया आया क्या हम करना चाह रहे हैं? ये सब प्रॉपर्टी का नाम है। कभी वाटर का परमिटिविटी लोग याद करता है, तो कभी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढता है, कभी वाटर का परमियाबिलिटी ढूंढता है कितना होगा। तो जब मैग्नेटिज्म में आएंगे तो वाटर का हम परमियाबिलिटी ढूंढेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में आएंगे तो वाटर का परमिटिविटी की बात करेंगे, ऑप्टिक्स में जाएंगे तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। तो परमिटिविटी आप समझ गए, ये मीडियम का प्रॉपर्टी का नाम है परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का। अब तो रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या बात हुआ? अब कोई चीज अफेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स को, तो किसी के रिस्पेक्ट में वो कितना इफेक्ट कर रहा है। हवा में था तो इतना फोर्स लगा, वाटर में रख दिया तो मान लो 4 गुना घट गया। एयर के रिस्पेक्ट में वाटर में फोर्स 4 गुना घट जा रहा है। एक रिलेटिव की बात बोलते हैं हम लोग वहां, रिलेटिव। एक एब्सोल्यूट मतलब जब उसका वैल्यू को किसी से कंपैरिजन नहीं करे तो जो वैल्यू होगा एब्सोल्यूट, और जब किसी से कंपैरिजन करे तो वो हो जाएगा रिलेटिव वैल्यू। ठीक है? हाँ। तो एयर का, अब किसी अदर मीडियम का परमिटिविटी को एयर से कंपैरिजन करना है आपको, इसलिए एयर का रिलेटिव परमिटिविटी 1। एयर के परमिटिविटी को एयर से कंपैरिजन करोगे तो 1 होगा, लेकिन वाटर का परमिटिविटी को एयर से कंपैरिजन करना, कोई ऑयल का परमिटिविटी को एयर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये सब रिलेटिव परमिटिविटी कहलाएगा। तो इस तीनों में रिलेशन ये है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम ये बराबर होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम
by absolute permittivity of air. देखो किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी उस मीडियम का अपना परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिवाइडेड बाय एयर का परमिटिविटी। सिंबॉलिक फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को लिखें तो रिलेटिव परमिटिविटी को ईआर से डिनोट करते हो। कोई मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी को इप्सिलॉन आर, और यहां पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम इसको इस सिंबल इप्सिलॉन से डिनोट करते हो, और एयर का एब्सोल्यूट परमिटिविटी को इप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हो। तो ये डिफिनीशन है, रिलेशंस है डिफरेंट परमिटिविटी के बीच। मतलब हम किसी मीडियम का अपना परमिटिविटी को एयर के परमिटिविटी से कंपेयर किया तो उसी को उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ठीक है ना? हाँ। अच्छा, एक बात और सुनिए। परमिटिविटी का डिफिनीशन, रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करने आता है 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में। तो डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम ऐसे बोले तो सबसे पहले तो बोलना इट इज एन इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम एंड इट इज डिफाइंड बाय ऐसे। ये फॉर्मूला बस लिख देना होगा, ये फॉर्मूला। लेकिन कभी कभी पूछता है डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। अब देखो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा मीडियम, उसको परमिटिविटी बोला। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में खाली फोर्स से लगाना होता है क्या, और भी बात होगा? नहीं, नहीं समझी बात? हेलो, समझ रहे। हाँ समझ रहे। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में क्या खाली फोर्स ही की बात होगा क्या, और भी बात फ्यूचर में आएगा इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में ना? सबको अफेक्ट करेगा ना वाटर, खाली फोर्स को चेंज करेगा, और भी बात होना है इलेक्ट्रिसिटी में, उस सब पर भी अफेक्ट पड़ेगा। तो हमको बोला कि जा रहा है परमिटिविटी डिफाइन करने फोर्स के अकॉर्डिंग। फिर बाद में बोलेगा डिफाइन परमिटिविटी अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस ऑफ ए मीडियम मटेरियल। आपको किस बेसिस पर परमिटिविटी, किस इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के आधार पर परमिटिविटी डिफाइन करे, फोर्स के आधार पर डिफाइन करे कि कैपेसिटेंस के आधार। ये दो तो फेमस है आपका, यही दूगो में से कोई पूछा जाता है। तीन क्वेश्चन हुआ। जब किसी का बेसिस की बात नहीं करे, खाली बोले डिफाइन परमिटिविटी, तो ये जो किया हम लोग ये करना होगा। लेकिन यदि बोले डिफाइन परमिटिविटी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो फिर ऐसे करोगे। देखो 3 तरह का क्वेश्चन यहाँ पर परमिटिविटी में क्रिएट किया जाता है आपके एग्जाम में। ये सब 12 का फेमस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये सब ऐसे बोलेगा। एक स्टाइल तो ये है कि सिंपली बोलता है डिफाइन परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एक ये क्वेश्चन हुआ। दूसरा बात करेगा आपको डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल।
और एक बात करता है एक स्टाइल, डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी on the basis of capacitance of a conductor. ये 3 वैरायटी क्वेश्चन है रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन करने में। कोई किसी के बेसिस पर नहीं बोला तो ये जो अभी अभी ये रिलेशन किया ऐसे डिफाइन करके दोगे, लेकिन अब चलो ये फोर्स के बेसिस पर डिफाइन करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को। इसमें आप क्वेश्चन नंबर दे दो 1 2 3 स्टेप से फिर आंसर करने चले। 1 का आंसर की बात करोगे, ये तो किया हम लोग, कोई मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक है, लैंग्वेज में भी थोड़ा सा, इससे पहले लैंग्वेज वाला जो लिखा था इसको रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इक्वल टू यहाँ पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, और तब ये सिंबॉलिक फॉर्म में बात कर देना। तो यहां से एगो और बात कर लेगा, ये इप्सिलॉन इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर, यानी किसी मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी बराबर होगा उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर। तो थोड़ा आपको ये बात याद दिला दें, अभी जो के का फॉर्मूला लिखे थे आप, या फोर्स का ही फॉर्मूला लिखे थे, ये फॉर्मूला 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर की जगह खाली इप्सिलॉन लिख सकते हो ना। देखो ये मेरा फोर्स का फॉर्मूला था, के का ये वैल्यू लिए थे, यहाँ इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर है, और इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर को सिंपली इप्सिलॉन मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, इप्सिलॉन आर उसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी। ये सब रिलेशंस है बिटवीन रिलेटिव परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इस इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर की जगह सिंपली इप्सिलॉन, इधर जो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, तो कोई कोई फोर्स का फॉर्मूला को ऐसे भी रखता है, इस तरह से भी रखता है, लेकिन आपको बता दे ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला ये ऊपर वाला ही है। बस खाली इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर की जगह इप्सिलॉन लिख रहे हो। अब बात ऐसा है ना कि आपको न्यूमेरिकल में मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी नहीं देता है, देता है न्यूमेरिकल में मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू, इप्सिलॉन आर का वैल्यू गिवन होगा, इसलिए ज्यादा अच्छा यही फॉर्मूला रहेगा। इप्सिलॉन का वैल्यू गिवन नहीं रहेगा, उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू गिवन रहेगा। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला लोग ज्यादातर इस रूप में यूज करता है फोर्स का। चलो अब ये सेकेंड जो है, ये रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन करना ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। देखो मीडियम का वह प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिसिटी में अफेक्ट करता हो, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर रहा हो,
इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई फेनोमेना में अफेक्ट आ रहा है मीडियम के चलते, तो मीडियम के उस प्रॉपर्टी को आपने परमिटिविटी बोला। अब इलेक्ट्रिसिटी में तो बहुत सारे फेनोमेना है। पहली फेनोमेना था कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, फिर बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। सब जगह मीडियम अपना रोल प्ले करता है। एयर में था तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड था, मीडियम में रख दिया तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मीडियम का रोल खाली फोर्से पर नहीं और भी चीज पर पड़ेगा आगे, लेकिन फोर्स के बेसिस पर परमिटिविटी डिफाइन करना है अभी आपको। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करें तो देखो, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, फोर्स के आधार पर डिफाइन करने जा रहे हैं। देखो, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम is defined by the ratio of force between two charge particle, ratio of force between two charge particle in air medium to the force between charge particle in that medium। ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करने का। ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है। ये वाटर है तो वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, उसके लिए क्या करना, ये डिफिनीशन क्या बोलता है आपको। ये डिफिनीशन का कहना है कि कोई मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी बराबर होगा, उसके लिए दो चार्ज पार्टिकल लेना, उस दोनों चार्ज पार्टिकल को एयर में रखना पहले और फोर्स निकाल लेना। उस फोर्स को Fa से डिनोट किया, इसको डिवाइड कर देना किससे, उसी दोनों चार्ज को उतने ही दूरी पर उस मीडियम में रखना। मान लो वाटर का परमिटिविटी निकालना है तो वाटर में रखो, डिस्टेंस उतने होना चाहिए जितना एयर में रखे थे, वही दो चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। तो वाटर में रखने के बाद क्या फोर्सेज आ रहा है दोनों के बीच, उस फोर्स को मेजर करना। यानी मीडियम लिखे, यहां पर वाटर नहीं लिखे, मीडियम लिख देते हैं। इसी रेशियो के बराबर ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी होगा। ये टोटली एक्सपेरिमेंटल मेथड है टू फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। कोई मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी जानना है तो दो चार्ज पार्टिकल को हवा में रख के फोर्स निकाल लेंगे, फिर उसी दोनों चार्ज को उतने ही दूरी पर उस मीडियम में रख के फोर्स निकाल लेंगे, फिर रेशियो फाइंड कर देंगे। चले अब तीसरा का आंसर करने, ये समझ में आ गया। हाँ, थर्ड में देखो, लाइक मतलब ये ऊपर Fa फोर्स जो एयर में लग रहा होगा और फोर्स मीडियम में लग रहा होगा, वही ना। ये एयर वाला फोर्स है, जब हाँ। दोनों चार्ज को एयर में रखे थे उस समय क्या फोर्स लगा था, वो है ये। चेक कर लो ना। देखो देखो देखो, अभी पीछे हम लोग एगो काम किए हैं। देखो Fa मतलब जब चार्ज पार्टिकल दोनों Q1 Q2 एयर में था तब का फोर्स। ये फॉर्मूला क्या लिखे थे आप, 1/4πε0 Q1 Q2 r² था ना, ये फॉर्मूला। हाँ। अब मीडियम वाले केस में क्या फॉर्मूला था, 1/4πε0 εr Q1 Q2 r² था। ठीक, अब इसका रेशियो निकाल के देखो, FA/FM करके देखो आप,
इतना डिवाइडेड बाय इतना करो तो देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, एप्सिलॉन आर ऊपर पर बच जाएगा, देख लेना हाँ हाँ बचेगा। ये डिफिनीशन एक्सपेरिमेंटल मेथड है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम को फाइंड करने का। ये समझ गए। एक थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी बोला है डिफाइन करने, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस टॉपिक हम लोग को मिलेगा थर्ड चैप्टर में, वहां पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये आंसर बताएंगे। अभी कैपेसिटेंस क्या होता है कंडक्टर का यही पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हमें राइज यहाँ कर दिए हैं। इस कैपेसिटेंस, कोई कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस के आधार पर मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी कैसे फाइंड किया जाता है, तो इसको हम लोग जब कैपेसिटर चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहां पर इस थर्ड वाले का आंसर करेंगे। अभी ओनली फोर्स के बेसिस पर ही कर सकते थे, वो किया। तो लास्टली ये हुआ यहाँ पर कि पहले तो के का वैल्यू को देखा कि किस बात पर डिपेंड करेगा, के का वैल्यू नहीं। दूसरा बात, के का जब वैल्यू देखा तो इप्सिलॉन, इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन आर, ये सब आ रहा था। वो सब क्या चीज है वो डिफाइन करने चल दिए थे अभी ना। परमिटिविटी, एब्सोल्यूट, रिलेटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। अब पहले कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, आपके 12 लेवल का न्यूमेरिकल सब। ओके। और फिर आते हैं, फिर फोर्स को ये इलेक्ट्रिक फोर्स को एक बार और देखना है। अभी तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स का खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिक फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको थोड़ा इज्जत देना पड़ेगा, उसको फैक्टोरियली एक्सप्रेस करना चाहिए फोर्स को। तो उससे पहले मैग्नीट्यूड फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस कर ले हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स का। देखो इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल is increased by twice, then by what factor? What factor force between them will decrease लिखे कि increase लिखे? दो चार्ज पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो उसके बीच का फोर्स का क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा। आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना फोर्स। फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्स है तो डिक्रीज करेगा, विल डिक्रीज। तो डिस्टेंस 2 गुना बढ़ा रहे हो तो फोर्स कितना गुना घटेगा? डिस्टेंस ट्वाइस बढ़ा रहे हैं तो फोर्स कितना टाइम्स घटे डिक्रीज होगा, ये पूछ रहे हैं। कितना 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 बोली? 1/2। 4। हाँ 1/4। ठीक है, ठीक है, ये बात आप समझ रहे कैसे हो यार। बस पहले आर था, अब आपको 2r कर दिया तो वहां नीचे 1/4r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज कर दें ऐसे कि इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, 10%, then by what percent? Then by what percent force between them will decrease?
इससे पहले क्वेश्चन में बाय व्हाट फैक्टर बोला था, अभी बाय व्हाट परसेंटेज बोल रहे हैं। डिस्टेंस को 10% बढ़ाया तो फोर्स कितना परसेंट डिक्रीज होगा। तो एक बात, कुछ फॉर्मूला समझ लो आप। एक होता है ना, एक होता है परसेंटेज चेंज। कोई भी चीज का परसेंटेज चेंज निकालना हो तो पहले चेंज निकालना, उसको ओरिजिनल से डिवाइड करना और 100 से मल्टीप्लाई करना। ये जनरल डिफिनीशन है परसेंटेज निकालने का। यदि परसेंटेज डिक्रीज बोला जाए तो पहले डिक्रीज कितना हुआ वो फाइंड करोगे, बाय ओरिजिनल से डिवाइड करोगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करना। सिमिलरली परसेंटेज इंक्रीज बोले तो इंक्रीज फाइंड करोगे बाय ओरिजिनल इंटू 100। ये डिक्रीज, इंक्रीज एंड चेंज, इसमें क्या रिलेशन है? सिंपली चेंज बोलते हो, इसका मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, इनिशियल को ओरिजिनल भी बोल सकते हो, इनिशियल वैल्यू को। ये ओरिजिनल जो लिखो यहाँ इनिशियल भी लिख सकते हैं। ये सब कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला है परसेंटेज फाइंड करने का। अब परसेंटेज के आगे तीन बात हो सकता है, या तो परसेंटेज चेंज बोला जा रहा हो, या परसेंटेज इंक्रीज बोला जा रहा हो, या परसेंटेज डिक्रीज बोला जा रहा हो। तो इंक्रीज, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और इंक्रीज का भी मतलब यही होता है। इंक्रीज मतलब भी फाइनल माइनस इनिशियल, और डिक्रीज, डिक्रीज में इनिशियल माइनस फाइनल। आपको यहां परसेंटेज डिक्रीज निकालने बोल रहे हैं तो पहले टोटल डिक्रीज कितना हुआ वो निकालोगे, और डिक्रीज में ओरिजिनल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करो। ये तो मैथमेटिक्स है। अब चलो फाइंड करके दिखाते हैं। डिस्टेंस को 10% इंक्रीज किया तो फोर्स कितना परसेंट डिक्रीज हुआ? मिटा दे इसको ना। पहले तो एक काम कीजिए, मान लो ये दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस r मान लो। इस समय मान लीजिए फोर्स F1 है, तो F1 बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हुआ। बार बार K की जगह 1/4πε0 लिखना जरूरी नहीं है। फोर्स का वैल्यू निकालना हो तब K को ऐसे लिखना, लेकिन यहाँ इंक्रीज डिक्रीज ये सब में K का वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, K ही खाली लिख लेना। अब सुनो, अब आप दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, 10% बढ़ा रहे हो। बताओ अब दूरी कितना लिया जाए? फाइनल दूरी अब बताओ तो। 10% बढ़ाया तो ओरिजिनल R है तो फिर ओरिजिनल प्लस ओरिजिनल का 10% ना, यानी कितना? ये 11R/10 ना। अब डिस्टेंस इतना हो गया, R तो ओरिजिनल था, बढ़ाया आप 10%। 10% यानी R/10 अमाउंट से बढ़ाया आप। अब दूरी इतना हो गया, तो अब फोर्स का फॉर्मूला हो गया K Q1 Q2 बाय
R की जगह 11R/10 का होल स्क्वायर लिखोगे। इसको फिर लिखोगे आप KQ1Q2/R² इंटू 10/11 या 100/121। क्या ठीक है ना? इतना की जगह F1 लिख दोगे। F1 100, हाँ समझ गए। F2 बराबर आ गया तुम्हारा कितना 100/121 इंटू कितना F1, यानी F2 और F1 में रिलेशन आया। यदि इस क्वेश्चन में ये पूछता बाय व्हाट फैक्टर फोर्स विल डिक्रीज, तो ये आंसर देते ना। ये हुआ बाय व्हाट फैक्टर। अब बोल रहा है वो व्हाट परसेंटेज, तो अब चलो आप परसेंटेज निकाल ले, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। ये F2 निकला F1 के टर्म्स में, यानी फाइनल वैल्यू निकला फोर्स का इनिशियल वैल्यू के टर्म्स में। अभी परसेंटेज में क्या बोला था? परसेंटेज डिक्रीज में पहले डिक्रीज निकालो। डिक्रीज का मतलब होता है इनिशियल माइनस फाइनल बाय ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब F1 इंटू 100। डिक्रीज की जब बात करते हो ना तो इनिशियल में से फाइनल घटाओगे। F1 माइनस F2, और F2 की जगह ये निकला है F1 के टर्म्स में 100/121 F1 डिवाइडेड बाय F1 इंटू 100। F1 काट दोगे, यानी ये निकल रहा है 1 माइनस 100/121 इंटू 100। अब इसको सॉल्व होके जो भी आवे उतना परसेंट बोलना। नहीं, चलिए दूसरा क्वेश्चन करें। मिटावे? हाँ। Two charge particles are kept at 1 meter in air. Find minimum force. Minimum force between them. दो चार्ज पार्टिकल को एयर मीडियम में रखे हो 1 मीटर सेपरेशन पर। ये सेपरेशन दे दिया है और मीडियम दे दिया है इसके बीच का। तो इस दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। कहोगे सर फोर्स का जो वैल्यू फाइंड करने चलेंगे ये 1 एयर मीडियम है तो 1/4πε0। फोर्स का तो ये जनरल एक्सप्रेशन है, डिस्टेंस की जगह 1 मीटर। इसका तो वैल्यू जान रहे हो 9 × 10⁹ इधर, लेकिन चार्ज का वैल्यू दिया ही हुआ नहीं है। फोर्स कैसे निकल जाएगा? चार्ज गिवन नहीं है आपको, Q1 Q2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया नहीं, खाली डिस्टेंस दिया है, मीडियम बोल दिया है। तो उस बात को यूज करके तो यहां तक लाया। अब क्या करें? अब फोर्स का वैल्यू निकालना है। Q1 Q2 गिवन ही नहीं है, तो एक बात तो बोल रहा है ना, फोर्स का मिनिमम वैल्यू निकालने बोल रहा है ना। फोर्स का मिनिमम वैल्यू के लिए Q1 एंड Q2 को भी मिनिमम होना चाहिए।
यही मिनिमम वर्ड से Q1 Q2 का वैल्यू पता करना था। तो सिंस F for F to be minimum, Q1 and Q2 must be also minimum. और कौन नहीं जानता है कि चार्ज का जो मिनिमम वैल्यू होता है, कोई भी चार्ज का मिनिमम वैल्यू ये कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Q1 Q2 दोनों का मिनिमम वैल्यू उतना होगा, ये यहाँ पुट कर देना था आपको। इसीलिए फोर्स का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, और इधर Q1 Q2 दोनों की जगह वो वैल्यू डालोगे ना, चार्ज का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे तो 1 ही है, इसको सॉल्व कर लोगे, ये मिनिमम फोर्स आएगा। हो गया। हाँ। अगला क्वेश्चन देखो, how should a given charge is divided into two part and kept at some distance so that force between them will be maximum। एक चार्ज था आपके पास, उसको दो पार्ट में बांट के और कुछ दूरी पर रखना है। कौन ज्वाइन किया? हेलो नीतू। यस सर। कहे ना, सबका टाइम एडजस्ट नहीं हुआ, सब 5 बजे कनेक्ट हुआ, बोले 6:30 बजे कनेक्ट हो, बोला ना सर तब आज छोड़ ही दीजिए, समझे? यस सर। हाँ, तो आपका हमको याद नहीं रहा कि MWF में रहता है, तो सब सर आज पढ़ा दिए? नहीं पढ़ा है ना, नहीं ना हुआ एडजस्ट। तो कुछ ग्रुप 5-6 गो 6:30 बजे चाह रहा था, कुछ ग्रुप 5 बजे ज्वाइन हुआ था, फिर दोनों ग्रुप को कंबाइन करना, तो हमको मेरा क्लास था 5-5:30 बजे से, तो इसलिए बंदे कर दिए, मैसेज कर दिए आज क्लास नहीं होगा, कल सुबह ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है। एक गिवन चार्ज है, उसको दो पार्ट में बांटना है और कुछ दूरी पर रख देना है। कैसे बांटे उसको कि उस दोनों के बीच का फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम हो। जैसे ये ऐसे आप एग्जांपल से समझो, मान लो 10 कूलम का चार्ज है, इसको दो पार्ट में बांटना है। बहुत स्टाइल है दो पार्ट में बांटने का। कोई क्या करेगा, एक 1 कूलम तो एक 9 कूलम, कोई 2 कूलम 8 कूलम में बांटेगा, कोई 3 कूलम 7 कूलम, 4 कूलम
इधर 6 कूलम और 5 कूलम फिर 5 कूलम। अब आगे तो नहीं, आगे करोगे तो फिर यही रिपीट होगा ना। किस केस में दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम होगा? अरे डिस्टेंस तो सब केस में सेम है। फोर्स में क्या था? एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 था और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर था। ये चीज सभी पेयर में फिक्स्ड कर दिया। तो बताओ जिस केस में Q1 इंटू Q2 सबसे ज्यादा होगा, केस में फोर्स ज्यादा होगा, दैट इज कौन केस? ये वाला 5 25। इस सब में देखो 24 आया, 21 आया। मतलब आपके पास जो गिवन चार्ज था उसको 50% में बांटना है। जो भी गिवन चार्ज हो, 10 कूलम के लिए वैलिड नहीं, 1000 कूलम हो, उसको दो इक्वल पार्ट में बांट के कुछ दूरी पर रखोगे तो उस केस में फोर्स सबसे ज्यादा आएगा। आंसर लिख लोगे इन 50%। ये तो लॉजिकली ये आंसर ढूंढा हम लोग, एक मैथमेटिकल कॉज भी है। मैथमेटिकली ये बात कैसे पता चलेगा कि नहीं आधा आधा में ही डिवाइड करना चाहिए था? ये क्या जरूरी था कि 10 कूलम? मान लो हम लोग अभी ये स्टार्टिंग में हम 1000 कूलम ले लेते तो फिर कहां से ये बात चेक कर पाते? एक मैथमेटिकल मेथड है इस बात को जानने का कि कितनों चार्ज हो 50% में डिवाइड करके रखोगे तो फोर्स मैक्सिमम आएगा। इसको